हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी प्लस वंस अगेन। तो हमने लास्ट क्लास में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के क्वेश्चनरीज के साथ साथ उसके चैप्टर भी ओवर कर लिया था। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बच्चों, एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बेस है, ये बेस आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ये बेस आपके कंप्लीट ऑर्गेनिक का बेस है। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझना। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है? C। हम कार्बन के जो सिंबल होते हैं वो क्या होता है? C। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो इस तरीके से शेल में फिल होता है, मीन्स उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या बताता है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आपको ये बताता है कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं। और मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 6 ही उसमें क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे। तो अब देखो हम इसको फिल कैसे करते हैं शेल में। जैसे लेट करो ये आपका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है जिसमें आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रहते हैं। तो देखो, जो आपकी के शेल होती है, के शेल कौन सी? आपकी इनर मोस्ट, मतलब कि जो न्यूक्लियस के सबसे पास की शेल है, हम उसको क्या बोलते हैं? के शेल। उसमें क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ये मैं आपको हायर स्टैंडर्ड में बताऊंगी कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं। थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ। जैसे कि के शेल है, के शेल में आपकी s ऑर्बिटल होती है। ऐसी अगर मैं एल शेल की बात करूँ तो एल शेल में s एंड p ऑर्बिटल होती है। अब s ऑर्बिटल में हम सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, हर ऑर्बिटल में हम 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। तो s के पास 1 ऑर्बिटल होती है और p के पास 3 ऑर्बिटल होती है। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं? 6। ऐसे ही m शेल में आपका क्या आएगा? s, p एंड d। तो ऐसे ही d में 5 ऑर्बिटल्स होती है, हम उसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ये आपका हायर लेवल का है, मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिए। जिन बच्चों को पता, मतलब जो बच्चे कहीं से कोचिंग ले रहे होंगे या जिनको पता होगा तो वो समझ जाएंगे, और जिनको नहीं भी पता ये उनके लिए बेसिकली आउटले है कि आपको थोड़ा बहुत समझ आने लग जाएगा। अब ऐसे ही एल शेल में क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब देखो, कार्बन की जो के शेल ये है आपकी, आई डिड इट, मैंने ये न्यूक्लियस और प्रोटॉन के बैरियर में ही सेम बना दिया है। सो दिस इज़ के शेल एंड दिस इज़ योर एल शेल। एल शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे? 4। अब देखो, जो आपकी आउटर मोस्ट शेल होती है, अब देखो कार्बन की तो एल शेल खाली है ना, मीन्स इसमें कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इसकी कौन सी शेल हो गई? आपकी आउटर मोस्ट और वैलेंस। तो जो आपकी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एज द नेम सजेस्टेड, वैलेंस शेल। तो कार्बन में मैं अगर बात करूं तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 4। लेकिन अगर मैं वैलेंसी पूछूं कि वैलेंसी क्या होती है, तो देखो बच्चों, वैलेंसी ना वो होती है जिसमें आपको वैलेंस शेल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स है। इधर ध्यान से देखना, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इधर आप ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला? एल शेल में s और p ऑर्बिटल होती है। तो p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 6। और s शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है हमें? l के ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और मेरे पास है कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मुझे ज़रूरत है कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट? 4। तो वैलेंसी क्या होती है? वैलेंसी होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स required to complete octet। तो 8 तो हमें ऑक्टेट में चाहिए, लेकिन हमारे पास है कितने? 4। तो वैलेंसी भी कितनी हो गई? 4। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? क्या होता है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। तो ये आपका कार्बन की डिटेल है। नाउ नेक्स्ट, कार्बन का जो आपका एटॉमिक, ये तो एटॉमिक नंबर है, ठीक है। कार्बन का क्या होता है? एटॉमिक मास 12 होता है। और ये जो एटॉमिक मास 12 होता है ना,
ये किसका सम होता है? इट इज़ द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो एटॉमिक मास अगर 12 है तो सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कितना हो गया आपका? 12। और मैंने आपको बताया था कि कार्बन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके इक्वल। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स अगर मेरे पास 6 है तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए? 12 माइनस 6। तो न्यूट्रॉन्स कितने हो गए कार्बन में? 6। अगर उसका एटॉमिक मास 12 है। कार्बन के आइसोटोप्स भी होते हैं तो हम उनके बारे में आगे बढ़ेंगे। सो दिस इज़ आर अ ब्रीफ रिव्यू अबाउट कार्बन। ऑल्सो कार्बन का आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, अराउंड 3550 डिग्री सेल्सियस। सो ये आपकी थोड़ी सी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको आगे पढ़ने के लिए कार्बन में चाहिए। तो अब देखो, बिफोर मैं कार्बन आपको सही से पढ़ाना स्टार्ट करूं, आपके लिए जानना ज़रूरी है कि बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं और जो कार्बन है वो कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। तो देखो, उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स होते क्या हैं। तो बेसिकली चलो एक एग्जांपल लेते हैं। कंसिडर करो कि मैंने क्या किया, मेरे पास 10 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे को वो 10 चॉकलेट्स लेट करो मेरे सिबलिंग्स हैं, तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं फेयर कंपटीशन प्ले करूँगी तो मैं चाहूँगी कि वो जो 10 चॉकलेट्स हैं वो 5-5 डिवाइड हो जाए। लेकिन अगर मैं उसका डिवीज़न 6 और 4 का करूँ तो ऑब्वियसली किसी एक पे तो चॉकलेट ज़्यादा है और किसी एक पे क्या है, कम। तो जिस पे ज़्यादा है इसका मतलब क्या है, उस पे एक अमाउंट ज़्यादा है। तो जनरली केमिस्ट्री की टर्म्स में हम क्या बोलते हैं, जिस पे चार्ज ज़्यादा होता है, नेगेटिव, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। आप कंसिडर करोगे ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इक्वली डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब क्या है कि दोनों को इक्वली मिला है, दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है, इक्वल है। कोई छोटा कोई बड़ा कोई मोटा ऐसा कुछ नहीं है, दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल है। लेकिन अगर मैं उन्हीं 10 इलेक्ट्रॉन्स को 6 और 4 की रेशियो में डिवाइड कर दूँ, या फिर मैं तो क्या होगा। अब देखो, जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो बोलेगा कि भाई आई एम द मोर पावरफुल देन यू, एंड जो 4 वाला है वो बोलेगा आई एम द वीकर वन देन यू। तो जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है जब आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो। ये मैं तब बात कर रही हूँ जब हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जिसके पास से, भाई इसके पास से क्या हुआ है, एक शेयर कम हो गया है और इसके पास एक शेयर एक्स्ट्रा आ गया है, तो मतलब इसने बेसिकली क्या किया है, अपना एक शेयर इसको दे दिया है। तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो आयनिक बॉन्ड्स में भी कुछ ऐसा होता है। लेट करो मेरे पास क्या है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ठीक है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड है। अब क्या होगा, देखो सोडियम क्लोराइड ना आयनिक होता है, तो इनके बीच में ना कोई बॉन्ड नहीं होता। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए दिखा रही हूँ, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ। अब देखो, जैसे कि लेट करो इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से एक बॉन्ड बना रही हूँ, ये बॉन्ड नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आयनिक में बॉन्ड्स नहीं होते कंपाउंड में, मैं बस समझा रही हूँ। तो सोडियम के पास क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन पे क्या है, 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इधर देखना, मैंने आपको क्या बोला था कि 11 इलेक्ट्रॉन्स को मैं कैसे स्प्लिट करूँगी, 2, 8 और 1 में, वैलेंस शेल में। ये किसकी वैलेंस शेल है, सोडियम की। और अगर मैं क्लोरीन की वैलेंस शेल के बारे में बात करूँ तो क्या होगा, 2, 8 और 7। अब इधर ध्यान से देखना, मैं अगर आपको ये बोलूँ कि मेरे लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना ज़्यादा इजी है या मैं एक को डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जो हमारी वैलेंस शेल होती है उसमें हमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 8। इसमें कितने हैं, अगर मैं सोडियम की बात करूँ KLM, तो सोडियम की बेसिकली M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मेरे को इसके ऑक्टेट को कंप्लीट करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, या तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकती हूँ या मैं एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकती हूँ। अब इजी क्या है कि मैं 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लूँ या मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लूँ। अब क्योंकि देखो इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है जो इसकी इनर ऑर्बिटल है, एक n-1 ऑर्बिटल जो है इसकी, इसमें क्या है, अगर ये nth ऑर्बिटल है तो ये n-1 हो गई और ये n-2 हो गई। तो इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूंगी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा ना।
तो सोडियम क्या करता है, ये 7 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए। ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पसंद करता है। और वहीं पे क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने हैं, अब मैं अगर मैं इसको क्लोरीन कंसिडर कर लूँ तो इसकी वैलेंस शेल में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। और अब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो अब ये क्या करेगा, इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 के 7 लूज़ कर दे या किसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले। अब वही जहाँ पे सोडियम के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना मुश्किल है, वहीं पे क्लोरीन के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना भी मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी अब रिलीज़ होने वाली है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो अब क्या होगा, इसमें बॉन्ड कैसे बनेगा, Na+, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करा है तो इस पर कैसे चार्ज आ जाएगा, प्लस। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें क्या आएगा, 11 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें क्लोरीन में क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है तो इसके पास कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 17 प्रोटॉन्स। मतलब प्रोटॉन्स तो वही रहे क्योंकि प्रोटॉन्स का जो इंटरचेंज है वो नहीं हुआ, इंटरचेंज किसका हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स का। और मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो दिस इज़ योर आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड में मैं अगर आपको डेफिनेशन लिखवाऊँ तो आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, जब आप इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर देते हो। नेक्स्ट है क्या है हमारा, कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, आयनिक बॉन्ड में तो भाई जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है वो डोनेट कर लेगा, जो एक्सेप्ट कर सकते हैं वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जिसकी वैलेंसी 4 है, मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन 8 से बहुत ज़्यादा कम है या 8 के बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो उनका तो काम क्या है कि वो चाहेंगे कि भाई हम लोग डोनेट कर लें या एक्सेप्ट कर लें अगर उनको ऐसा कोई मौका मिलता है तो। लेकिन अगर कोई कार्बन जैसा कंपाउंड है जिसकी वैलेंसी 4 है, या नाइट्रोजन हो गया जिसकी 5 है, या आपकी हेलोजन्स हो गए, ये भी आपके कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं आगे आगे। तो देखो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि भाई 10 चॉकलेट्स है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मैं 6 के लिए भी रेडी नहीं हूँ, मैं 4 के लिए भी रेडी नहीं हूँ, मेरे को तो 5 ही चाहिए और मैं 5 में ही काम करूँगा। तो अब उस पॉइंट पे क्या होता है कि ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी में है, ना ही वो गेन करने की। मतलब कि उसको 6 में भी सेटिस्फैक्शन नहीं है और उसको 4 में भी नहीं, उसको सिर्फ अपना शेयर चाहिए। और उसको क्या करना है, उसको 10 करनी भी है। कैसे, तो वो क्या करने वाला है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंट बॉन्ड ना ऐसे ही होता है। अब जैसे देखो कार्बन है, कार्बन की अगर मैं बारे में बात करूं तो कार्बन क्या करेगा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस शेल में 4। मैं ऐसे बना रही हूँ, क्रॉस से आपको शो कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर कार्बन को अपने चारों ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो मैं अगर लेट करूँ, मैं मीथेन का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ आपके लिए। तो देखो अगर कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और शेयर करने की ज़रूरत है, 4 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1। और मैंने आपको क्या बोला था कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। एल में कितने की ज़रूरत होती है, 8। और एम में भी कितने की नीड होती है, 8 ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसका तो हाइड्रोजन की तो सिर्फ के शेल है, उसके पास कोई एल और एम शेल तो है नहीं। तो वो के शेल के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। तो देखो अगर मैं हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाऊँ तो हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन है सॉरी, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन है ना मेरे पास, CH4। तो अब देखो हाइड्रोजन पे 1 इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन को बोलेगा यार एक बॉन्ड मेरे साथ शेयर कर लो, मेरे को इलेक्ट्रॉन ना ही लूज़ करने का मौका मिलना चाहिए ना ही गेन करने का। तो वो कार्बन के साथ क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा कार्बन उसके साथ। अब देखो जहाँ कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, वहाँ हाइड्रोजन ने भी तो 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर लिया ना। तो जहाँ पे कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन से पहले 1 2 3 4, इनिशियली कितने इलेक्ट्रॉन से 4, अब कितने हो चुके हैं, एक हाइड्रोजन ने भी शेयर कर लिया है 5। ऐसे ही अगर ये वाला हाइड्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो हाइड्रोजन का आप देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ और एक बॉन्ड यहाँ।
तो हाइड्रोजन के जहाँ इनिशियली 1 इलेक्ट्रॉन थे, अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, शेयरिंग करके 2। उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, मैं बार बार बोलूँगी, इट जस्ट अ शेयरिंग मीन्स ऐसे कुछ पकड़ा हुआ है, इधर से भी एक बंदा पकड़ ले, इधर से मैं पकड़ रही हूँ, तो कहीं बीच में कुछ है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कार्बन के बारे में बात करूँ, उस पर इनिशियली कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, और उसने हाइड्रोजन के साथ 4 और शेयर कर लिए, तो ये कितने हो गए, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 पर बॉन्ड कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल कितने हो गए, 8। तो कार्बन का भी अब क्या हो गया है, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो हम इस तरीके के बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। जो किससे मिलके बनते हैं, शेयरिंग से। तो ऐसे ही लेट करो, अगर मैं आपको क्लोरीन के बोलूँ, तो क्लोरीन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन आपका Cl2 होता है। अगर मैं क्लोरीन के बारे में बात करूँ तो क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, मैंने आपको बताया था। और मैंने ये भी बताया था कि भाई क्लोरीन कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे, डोनेट कर दे। भाई बड़ा मुश्किल है यार, डोनेट कैसे कर सकता है 7 इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज़ होगी। तो वो क्या करेगा, वो दूसरे वाले अपने क्लोरीन मॉलिक्यूल को बोलेगा कि भाई डोनेट करने का मूड नहीं है, लेट्स शेयर आवर इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ शेयर कर लेगा तो कितने बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ऐसे इसने भी शेयर किया, तो ये क्या हो गया आपका Cl2 का बॉन्ड। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ मॉलिक्यूल्स के नेम्स लिखवा देती हूँ, आप चाहो तो आप उसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब देखो, ये कुछ कंपाउंड्स हैं जो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ। आपको करना क्या है, इनके कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। मैं आपको कुछ ट्रिकी स्ट्रक्चर्स भी दे रही हूँ, जिसमें से आपके ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं ये ट्रिकी स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आपसे नहीं भी तो होते तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करवाऊँगी। हाँ, मैंने अभी आपको नॉर्मल वाले सिखाए हैं, मैं एक आपको मल्टी स्ट्रक्चर बनवा के दिखा देती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। लेट करो, मैं आपको C2H4 का सिखा देती हूँ। अब देखो, C2H4 जो है आपका, उसका नाम क्या है, इथीन। ईन हम तब लगाते हैं जब डबल बॉन्ड होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, कार्बन के साथ क्या है C2H4 में, कार्बन के पास 2 इधर है, 2 मॉलिक्यूल्स इधर है, 2 इधर है। ऐसे ही कार्बन पे, अब देखो इस पे कितने हाइड्रोजन है, 4 है। ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये वाला कार्बन चारों हाइड्रोजन ले ले, क्यों, अगर ये चारों हाइड्रोजन के साथ ही बॉन्ड बना लेगा तो इस कार्बन के साथ ना तो कोई हाइड्रोजन का बॉन्ड बन सकता है और ना ही इस कार्बन के साथ कोई इस कार्बन का बॉन्ड बन सकता है। तो प्रोबेबिलिटी तो यही हो सकती है कि मैं हाइड्रोजन को इक्वली स्प्लिट कर दूँ। देखो मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेट करते हैं, मैं आपकी कन्फ्यूजन ही दूर कर देती हूँ। हाइड्रोजन एंड कार्बन C1 एंड C2 एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, C1 ले लो, इसको C2। अगर मैं 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के बीच का बॉन्ड बनाऊँ, C1 के बीच में बनाऊँ, C2 में कोई बॉन्ड ही नहीं बना रही। अब मैं क्या कर रही हूँ, 4 हाइड्रोजन, अब C1 या C2 के बीच में बॉन्ड बनाऊँ, बात तो वही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 4 हाइड्रोजन ना लेके 3 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड मैं बना रही हूँ C1 के साथ और 1 हाइड्रोजन का बॉन्ड मैं बना रही हूँ C2 के साथ। ऐसे ही मैं क्या करने वाली हूँ, 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन स्प्लिटिंग कर देती हूँ। 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड मैं बनाऊंगी C1 के साथ एंड 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड मैं बनाऊंगी C2 के साथ। देखते हैं कि कैसे बनता है, क्योंकि मुझे पता है इनिशियल स्टेज में ना हम ये सोचते हैं यार 2 हाइड्रोजन इधर ही क्यों लग रहे हैं, इधर तो मैं 3 लगा सकता हूँ, इधर में, तो आज ट्राई करते कैसे। अब देखो, अगर मैं 4 हाइड्रोजन के साथ 1 कार्बन का सारे बॉन्ड बना दूँ तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन ने इधर बॉन्ड बना लिया, 1 हाइड्रोजन ने इधर बॉन्ड बना लिया और 1 हाइड्रोजन ने इसके साथ यहाँ बॉन्ड बना लिया। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट यहाँ हो गया, इसका ऐसे हो गया, इसका इधर हो गया और इसका इधर, और इस कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब मुझे ज़रा एक बात बताओ, अगर मेरे को ये ऐसे ही बनाना था तो मेरे को मीथेन मॉलिक्यूल ले लेना चाहिए था। ये क्या बन गया, CH4 बन गया। ये C2H4 तो बना नहीं किसी भी एंगल से, क्योंकि उस वाले कार्बन का ना तो ऑक्टेट कंप्लीट हुए ना कुछ हुए, सारे बॉन्ड इधर ही बन गए। तो C2H4 का ये स्ट्रक्चर तो पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं बात करूं इसके सेकेंड स्ट्रक्चर की, जहाँ पे मैंने 3 हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाया C1 के साथ एंड 1 हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाया C2 के साथ। तो देखो C1 में क्या था, ऐसे था 3 हाइड्रोजन, मैं ऐसे लगा लेती हूँ कार्बन को, थोड़ा इजी पड़ेगा।
एक हाइड्रोजन इधर। क्लियर हो गया? तो इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिख लो, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या बोला, मैं कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बना रही हूँ, तो ये 3 अलग अलग हाइड्रोजन्स हो गए और इसमें एक हाइड्रोजन का इधर, तो एक बॉन्ड तो ये बन गया। इस हाइड्रोजन के तो भाई बॉन्ड्स कंप्लीट हो गए क्योंकि इनको तो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका भी काम हो गया। अब मैं अगर इसके बारे में बात करूं तो एक बॉन्ड इन दोनों के बीच में भी बन सकता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर भी वेकेंट है और एक इलेक्ट्रॉन इधर भी वेकेंट है। तो अब मैं इस कार्बन को अगर देखूं तो इस कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आउटरमोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो C1 का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। C2 की बात करूं तो और सारे हाइड्रोजन्स का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर मैं C2 की बात करूं तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, और चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो आई एम श्योर C2H4 इथीन का जो स्ट्रक्चर है वो ये भी नहीं है, ये भी क्या है आपका एक गलत स्ट्रक्चर है। तो अब मेरा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बचा है, 2 हाइड्रोजन्स एंड 2 हाइड्रोजन्स। तो अगर मैं 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन वाला केस लूँ तो ये केस कैसे आएगा आपका, अब इधर देखते हैं। तो अगर देखो मैं दो हाइड्रोजन C1 और C2 पे शेयर करूं तो दोनों हाइड्रोजन का ऑक्टेट अगेन कंप्लीट हो गया C1 और C2 से। अब मैं अगर C1 और C2 के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो बचे हुए हैं अगर उनके साथ बॉन्डिंग कर दूं तो C1 पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सिमिलरली अगर मैं अब C2 के देखूं तो C2 पे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये C2H4 का स्ट्रक्चर है। क्यों, C1 के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट में शेयरिंग करने के बाद, C2 के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड जितने भी हाइड्रोजन्स हैं उनके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। सो आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कुछ क्वेश्चंस दिए थे, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप उन क्वेश्चंस को होमवर्क में करो, अच्छे से करो, और आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।